नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहा हूँ जिस विषय पर हम बात नहीं करते, जिस पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि हम उस पर बात करें, उस पर ध्यान दें। विषय पद्म पुरस्कारों से जुड़ा हुआ है। देश में भारत रत्न के बाद जो सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं उनको पद्म पुरस्कार कहा जाता है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 कैटेगरीज बनी हुई है। इन दिनों वो पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों के गलियारों से 4 नाम उठा के ला रहा हूँ, वो 4 नाम आप तक पहुँचा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं फिर ये तमाम फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि हमको इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमको इस पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो सबसे पहला नाम होता है और जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, और यकीन मानिए जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे भी बड़े आनंद का एहसास हुआ कि कितना प्रेरणादायी व्यक्तित्व है ये। हरेकाला हज़ब्बा कर्नाटक के एक छोटे से गाँव से आते हैं, संतरा बेचते हैं। और कहानी कुछ इस प्रकार से है कि संतरा बेचते बेचते एक दिन उनसे एक अंग्रेज़ आके ऑरेंज मांग लेता है। वो उस भाषा को समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि जीवन में शिक्षा कितनी ज़रूरी है। वो वहीं से एक संकल्प लेते हैं, क्योंकि उनके उस गांव में विद्यालय नहीं होता है, और उस संकल्प इस बात का कि अपने गांव में शिक्षा की व्यवस्थाएं करेंगे। संतरे बेचते हैं, उससे पूंजी जुटाकर एक शिक्षा के लिए माकूल व्यवस्था और वातावरण तैयार करते हैं अपने गाँव में, और उनका जो संकल्प शिक्षा के सहारे इतना सुदृढ़ हो जाता है कि उनको अक्षर संत के नाम से जाना जाने लगता है। उस अक्षर संत को कल राष्ट्रपति जी द्वारा पद्मश्री, देश का 4था सबसे बड़ा पुरस्कार, वो प्रदान किया गया। और यकीनन वो क्षण जब वो लुंगी और बड़े साधारण से कपड़ों में आते हैं नंगे पांव, वो क्षण यकीनन अद्भुत थे और ये एहसास दिला रहे थे कि ये सम्मान सही हाथों में जा रहा है। एक नाम और आता है और उस नाम को लेते हुए मैं बड़ा ही खतरनाक वाला गौरवान्वित महसूस करता हूँ, बड़ा ही आनंदित महसूस करता हूँ उस गौरव को। इसलिए आप समझ सकते हैं, मेरे इन चेहरे से आप तक वो गौरव इसलिए पहुँच सकता है क्योंकि वो नाम हमारे राजसमंद से जुड़ा हुआ है। राजसमंद के एक छोटे से गांव पीपलांतरी से आने वाले श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल, एक बड़ी ही अद्भुत पहल उन्होंने की। एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो माइनिंग एरिया है, जहाँ मीलों तक पहाड़ फैले हुए हैं, जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ पर्यावरण को पोषित करना, पर्यावरण के बारे में सोचना इतना आसान नहीं है। वहाँ वो एक संकल्प के सहारे जुटते हैं, एक कोशिश करते हैं कि इन पहाड़ों को पेड़ों में कैसे तब्दील किया जाए। एक लंबा संघर्ष, एक इच्छा शक्ति के सहारे क्या हो सकता है, उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल श्याम सुंदर जी ने वहाँ स्थापित किया कि जहाँ लंबे फैले हुए पहाड़ पेड़ों में बदल गए, वन वहाँ दूर दूर तक दिखाई देने लगे। हर एक किस्म के पौधे हमको वहाँ मिल जाते हैं, हर एक नस्ल के पौधे हमको वहाँ मिल जाते हैं। अब वहाँ जीव जंतु भी आते हैं। तो अब वहाँ पर देश ही नहीं, दुनिया के हर एक कोने से लोग आते हैं और समझते हैं कि इस पीपलांतरी मॉडल को आखिर अपने क्षेत्र में स्थापित कैसे किया जाए। और पेड़ों को लगाकर उनको पोषित और पनपाने की काम में अगर थोड़ा सा झांकेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पर कि पौधों को लगाया इसलिए जाता है क्योंकि परिवार में अगर एक पुत्री होती है तो उसके नाम से वहाँ पौधे लगाए जाते हैं। हर वर्ष उन पौधों को राखी बांधी जाती है ताकि इस परंपरा के माध्यम से वो पौधे पनप सके, पोषित हो सके। तो परंपरा और पेड़ों से इस अद्भुत प्रेम का ये इतना प्रेरणादायक एग्जाम्पल है जो यकीनन एहसास दिलाता है कि पद्मश्री एक बार पुनः सही हाथों में पहुंचा है। यकीनन हमें हरेकाला हज़ब्बा और पीपलांतरी से आने वाले हमारे श्याम सुंदर जी पालीवाल भाई साहब पर बहुत गर्व है। यकीनन ये एहसास होता है कि पद्मश्री सही हाथों में पहुँचे। मगर अगले दो नाम लेते ही, अगले 2 नाम दिमाग में आते ही फिल्म थोड़ी सी बदलती है, और फिल्म इसलिए भी बदलती है कि दोनों ही नाम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। माया नगरी मुंबई से आने वाले ये 2 नाम होते हैं, एक करण जौहर, एक एकता कपूर। दोनों ही, पहले तो ये बता दो कि दोनों ही प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं। और यकीन मानिए कि इन दोनों ने अपने जीवन में, कम से कम मुझे तो नहीं याद कि एक कोई ऐसी कालजयी, एक कोई ऐसी श्रेष्ठ फिल्म बनाई हो जिसको देखकर या जिसको थोड़ा सा महसूस करके हम ये कह सके कि ये समाज को बदलने वाली चीज़ है, ये एक भारतीय सिनेमा को उत्कृष्ट उपहार है। ऐसा कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो यकीनन ये तो आप तय कर लीजिए कि उनकी जो कला क्षेत्र, उनका जो कार्य क्षेत्र है, उसमें उन्होंने कोई ज़्यादा झंडे नहीं गाड़े हैं। मगर उससे इतर अगर मैं बात करूं, उनके व्यक्तित्व पर मैं आऊँ तो अगर पहला नाम लूँ करण जौहर का, जिनकी शायद घर की किसी पार्टी में ड्रग्स के जो आरोप लग रहे हैं, हमारे वहाँ के रोल मॉडल ड्रग्स के नशे में सरोबार दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में, वो वीडियो आपने और मैंने सबने देखा होगा।
वो जांच के दायरे में है। वो इन्हीं के घर में पार्टी हो रही थी और इन्हीं को पद्मश्री दिया गया। ये एक शो करते हैं, उस शो में वातावरण ऐसा रखते हैं, सवाल जवाब ऐसे रखते हैं, संवाद ऐसे रखते हैं जिससे लगे देश में कि बस गिने चुने 2-4 हीरो ही बचे हैं, सब कुछ चल रहा है उनके आसपास ही चल रहा है। नवोदितों के लिए वो बातों को भी मुश्किल बना देते हैं, हालातों को तो बनाते ही हैं। उससे भी अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने बीच में एक शो किया था, उस शो का शायद मैं अपने शो पर नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, मगर यकीन मानिए ऐसे अश्लील शो भारतीय परिदृश्य में तो नहीं देखे गए होंगे। उतना अश्लील वो शो था, सामने ऑडियंस उन्हीं की इंडस्ट्री की थी। बताया जा रहा है उनकी माताजी खुद ऑडियंस में बैठे थे और इतने अश्लील संवाद थे कि यकीन मानिए वो युवाओं के और इस देश के रोल मॉडल तो नहीं हो सकते हैं, मगर उनको पद्मश्री दिया गया। या यूँ कहूँ कि उनके माध्यम से ये इन जैसे पद्मश्री हम पर थोपे गए। नाम अगला आता है एकता कपूर का। एकता कपूर जिन्होंने कि बॉलीवुड की फिल्मों में कॉमेडी की आड़ में अश्लीलता को घुसाने का, अश्लीलता को परोसने का सर्वाधिक काम किया है। उनकी कंपनी होती है अल्ट बालाजी। हमको ये समझना होगा कि बालाजी हिंदुओं के कितने बड़े आराध्य है। उनके नाम पर बनाई गई ये कंपनी वेब सीरीज़ के माध्यम से अश्लीलता परोसने का जोरदार काम कर रही है, धड़ल्ले से। और उस अश्लीलता से भी अगर मैं एक बार थोड़ी सी नज़रें हटाऊं, उनको उनका व्यापार भर कह दूं, तो आपको और मेरे को ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय पहले उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई थी और उसमें इंडियन आर्मी का घोर अपमान हुआ था। उनके पारिवारिक दृश्यों को दिखाते हुए उस भारतीय सेना को अपमानित करने की एक कोशिश हुई थी और उस विषय में स्वयं इंडियन आर्मी ने आपत्ति जताई थी और आखिर में एकता कपूर को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ये लोग पद्मश्री है। विचार आपको और मेरे को सबको करना पड़ेगा। साथ ही विचार हम सबको ये भी करना पड़ेगा कि जो हरे काला हजब्बा, जो श्याम सुंदर जी पालीवाल, वहाँ से जो फहरिस्त शुरू होती है, जो उन सम्मानों के असल हकदार है, क्या उस फहरिस्त को हम एकता कपूर और करण जौहर पर लाकर ख़त्म कर उन व्यक्तित्वों का, उन शख्सियतों का अपमान नहीं कर रहे हैं? हम उन सम्मानों का अपमान नहीं कर रहे हैं। और यकीन मानिए हमारे इन गली मोहल्लों में जो बच्चे गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, वो इन जैसे नामों से कई ज़्यादा हकदार हैं इन नामों के। यकीन मानिए जो लोग कोरोना के इस काल में, जो संगठन, जो लोग डटे हुए थे, जुड़े हुए थे, अपने प्राणों की परवाह किए बिना, वो एकता कपूर और करण जौहर से ज़्यादा काबिल है पुरस्कारों के लिए। और यकीन मानिए आप, एक छोटे से फ़ोन पर जब कोई आदमी किसी अनजान को जाकर खून दे देता है हॉस्पिटल में जाकर, वो भी इन लोगों से तो ज़्यादा काबिल है। तब आपको और मेरे को सोचना पड़ेगा कि इस पुरस्कारों के तमाम परिदृश्य में, और पुरस्कारों में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये देश के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। ये देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। और हमारे राष्ट्र के प्रतीक श्याम सुंदर पिपलांत्री तो हो सकते हैं, पीवी सिंधु तो हो सकती है, मेरी कौम तो हो सकती है, मगर यकीन मानिए उन्हीं तमाम पुरस्कारों को पाने वाले करण जौहर नहीं हो सकते हैं, एकता कपूर नहीं हो सकती है, अदनान सामी नहीं हो सकते हैं। ये विचार करने का विषय है। विचार आपको भी करना होगा, विचार हमें भी करना होगा, और कम से कम विचार उन तमाम लोगों को करना होगा जो इन पुरस्कारों के लिए ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं। यकीनन विषय थोड़ा सा अलग था, मगर मैं चाहता था कि हम इस पर बात करें। अभी आप तय कीजिए कि जो मैंने कहा है, जो मैंने सोचा है, जिस विषय पर मेरा ध्यान गया है, वो सही है या गलत। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।